दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म के बारे में जिसने 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस अवार्ड और गोल्डन ग्लोब का बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता और जिसे इस साल के एकेडमी अवार्ड्स में 7 नॉमिनेशंस मिले हैं इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है केनेथ ब्राना ने। इसमें मेन लीड निभाए हैं जूड हिल, कैटरीना बाल्फ, जूडी डेंच, जेमी डॉर्डन, कियारा हाइंस और कॉलिन मॉर्गन ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस खूबसूरत और डायरेक्टर की सबसे पर्सनल फिल्म को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है चमकते हुए नॉर्दर्न स्काई के सीन में। शिपयार्ड और सिटी के नज़ारे को 2 मैसिव क्रेन्स डोमिनेट कर रही हैं। हार्बर के शानदार नज़ारे में टाउन की इमेज उजागर होती है और हमें नदी, रोड, पहाड़, मॉन्यूमेंट, सिटी हॉल, कॉलेज स्क्वायर, कोर्ट हाउस और कैसल दिखाई देते हैं। और फिर आता है फिल्म का टाइटल बेलफास्ट। नॉर्थ बेलफास्ट की संकरी गलियों में फिल्म ट्रांजिशन होती है ब्लैक एंड व्हाइट में। यह फिल्म है नॉर्दर्न आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में फैली परेशानियों के दौर में फंसी वर्किंग क्लास अल्स्टर प्रोटेस्टेंट फैमिली की जिंदगी के बारे में, और इसे बताया गया है उनके 9 साल के बच्चे बडी के नजरिए से। बडी के फादर यानी कि पा इंग्लैंड में काम करते हैं, जबकि बाकी परिवार के लोग माँ, बड़ा भाई विल और दादा दादी यानी पॉप और ग्रैनी बेलफास्ट में ही रहते हैं। 15 अगस्त 1969 का दिन 8 या 9 साल के बच्चे एली में खेल रहे हैं। मां बडी को आवाज देती है। वो नकली तलवार और ढाल से खेल रहा होता है। यहां सभी एक दूसरे को जानते हैं और कुछ लोग उसे बताते हैं कि उसकी मां उसे डिनर के लिए बुला रही है। वो अपने पड़ोसियों मिसेस फोर्ड, फ्रैंकी वेस्ट, मिसेस कवाना और मिस्टर स्टुअर्ट से बात करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके हंसी वाले चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों की बातों की आवाज सुनाई दे रही है। स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक भीड़ इकट्ठा हो रखी है जो स्लो मोशन में बडी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही कि तभी वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने बच्चों को लेके भाग रहे होते हैं और एक धमाका होता है। ये दंगों की शुरुआत है। एक यंग लोगों की भीड़ वहां पेट्रोल बॉम्ब्स और पत्थर फेंक रही है। तभी मां ये सब देख के दौड़ी हुई बाहर आती है और बडी को एक हाथ से उठा लेती है और उसकी नकली शील्ड यानी डस्टबिन लिड को पत्थरों के अगेंस्ट असली ढाल की तरह इस्तेमाल करके उसे जल्दी से अंदर ले जाती है। दंगाइयों ने अपने चेहरों को स्कार्फ से ढका हुआ है। मां बडी को लेके टेबल के नीचे बैठा देती है और अपने बड़े बेटे विल को दरवाजा खोलकर आवाज देती है। दंगा और भड़कता है। तभी विल की आवाज सुनाई देती है और मां उसे भी घर में लेके टेबल के नीचे बैठा देती है। विली क्लैंटन नाम का एक आदमी अपने साथियों डार्लिन और फैंसी क्लैंटन के साथ मिलके सबको धमकी देता है कि इन लोगों को यहां से बाहर निकालो और अगर किसी ने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर वो एक कार की कैप में एक कपड़ा डाल के उसे आग लगाकर धक्का दे देते हैं और एक बहुत जोर का धमाका होता है जो पूरी गली को दहला कर रख देता है। दरअसल ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जो शुरू हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड सिविल राइट्स एसोसिएशन के एक कैंपेन के दौरान, जो कैथोलिक या नेशनलिस्ट माइनॉरिटी के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। और ये दंगे भड़काने वाले लोग थे प्रोटेस्टेंट या यूनियनिस्ट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। खैर, एक टीवी रिपेयर शॉप से हमें एक रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि ये अटैक प्रोटेस्टेंट इलाके में रह रहे कुछ कैथोलिक्स के खिलाफ था, जिससे वो वहां से निकलने पर मजबूर हो जाएं। अगले दिन बडी अपने घर से बाहर निकलता है और रेजिडेंट्स स्ट्रीट में पेविंग स्टोन्स, वुड ऑफ कट्स, फ्रिजेस, प्रैम्स, टर्फ और बार्ब वायर से एक बैरिकेड सेट कर रहे होते हैं। मां न्यूज पे देख के इस लड़ाई की इंटेंसिटी के बारे में जानती है, जहां रिपोर्टर कहता है कि अब इस मामले में मिलिट्री का आना जरूरी है ताकि बात और आगे ना बढ़े। और तभी उन्हीं के घर के बाहर से मिलिट्री टैंक्स और सोल्जर्स गुजर रहे होते हैं। उसी वक्त बडी का फादर यानी पा
इंग्लैंड से वापस आ जाता है अपने परिवार का हालचाल लेने के लिए। थोड़ी पूछताछ के बाद सोल्जर पा को मां के साथ जाने देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। यहां हम मिलते हैं ग्रैनी से, जो मां से पूछती है कि दंगाइयों ने तुम पे हमला तो नहीं किया। मां बताती है कि नहीं, वो अटैक तो कैथलिक्स के लिए था। यहां हमें पता चलता है कि वो लोग प्रोटेस्टेंट फैमिली हैं, पर वो दंगा नहीं भड़का रहे हैं। खैर, यहीं हम पॉप से भी मिलते हैं, जो अपने बेटे और बडी से कुछ बातें कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मां बच्चों को चर्च जाने के लिए तैयार कर रही है। बडी वहां नहीं जाना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स उसे इंसिस्ट करते हैं और समझाते हैं कि उन्हें वहां जाना ही होगा। मां बताती है कि वो और पा नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें यहां पर कुछ काम है। वो बैरिकेड पर एक विजिलेंट के तौर पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनके सभी कजन वही हैं और शायद आंटीज इंग्लैंड जाने से पहले अपने भाई को बाय कहने जरूर आएंगी। पा ये भी कहता है कि कोई अब बैरिकेड की बात नहीं करेगा। बडी पूछता है, क्या अटैकर्स हमारी साइड से थे? पा समझाता है, यहां कोई साइड्स नहीं है, बस एक ब्लडी रिलीजन है। फिर बडी पूछता है, ऐसा है तो आप हमें चर्च भेज ही क्यों रहे हैं? पा के अकॉर्डिंग अगर वो दोनों नहीं गए तो ग्रैनी बहुत नाराज होंगी। वो प्रोटेस्टेंट चर्च जाते हैं, जहां इवनिंग मिनिस्टर एक बहुत ही हार्श, भड़काऊ, फोर्क इन द रोड स्पीच देता है और बडी और विल एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिनिस्टर अपनी बात जारी रखता है और आखिर में पैसे मांग के स्पीच को खत्म करता है। लड़के उसमें एक एनवेलप डाल के निकल जाते हैं। उसी रात हेलीकॉप्टर सर्च चल रही होती है, लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और तभी बडी जागता है और अपनी एक्सरसाइज बुक में एक रोड बनाना शुरू करता है। अगले दिन बडी, पा और विल मां की सैंडविचेस बनाने में मदद कर रहे होते हैं और टीवी पर वॉर और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों से जुड़ी कुछ बातें चल रही होती हैं। मां काम पूरा होते ही टीवी बंद कर देती है। विजिटिंग फैमिली मेंबर्स बैरिकेड के पास पहुंचते हैं। सोल्जर उन्हें एक क्यू में खड़े होने को कहते हैं और एक लोकल कैफे ओनर मैकी को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो फ्रैंकी वेस्ट के साथ हल्की नोकझोंक करके वहां से एंट्री ले लेता है। मां और पा साथ में एक बेहतरीन डांस करते हैं। सब खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। बाद में बडी के बैकयार्ड में वो और एक लोकल टॉमबॉय स्टाइल लड़की मोइरा इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि एक कैथलिक को उसके नाम से पहचाना जा सकता है या नहीं। मोइरा के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है, पर बडी उससे सहमत नहीं है और उसके लॉजिक्स के जरिए वो कुछ कंफ्यूज सा नजर आता है। फिर हम बडी को स्ट्रीट में फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। वो एक जोर की किक मारता है और बॉल सीधा पहुंचती है क्लिंटन के पास। वो और मैक्लॉरी पा से कुछ बात करने आए हैं। पा के आने के बाद बिली क्लिंटन उसे कहता है कि तुम हम सभी की तरह एक प्रोटेस्टेंट हो तो प्रोटेस्टेंट बन के ही रहो। अगर हमारे खिलाफ कुछ सोचा तो अपने पड़ोसियों का हाल तुम देख ही चुके हो। बडी और मां ये बात सुन रहे होते हैं। फिर मैकी बडी को लेकर अंदर चला जाता है और विल से इंटरैक्ट करके बिली भी वहां से चला जाता है। पा स्टेयर्स पर बैठ के अपने बेटों से बात करता है उनके सोने जाने से पहले और उन्हें कहता है, अगर कोई तुम्हें कुछ भी ज्वाइन करने, डिलीवर करने, किसी को मैसेज देने के लिए कहे तो ऐसा कुछ मत करना। इस बारे में अपनी मां को बताना और वो मुझे बताएगी। वो 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाएगा। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। इधर बडी टॉयलेट में बैठकर अपनी ड्राइंग को देखते हुए स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जब वो स्टेयर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है तब वो मां और पा को उनके 3 साल के पेंडिंग बैक टैक्स की बातें करते हुए सुनता है, जो वो मुश्किल से चुका पा रहे हैं। लेकिन पा चाहता है कि उनके बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज मिलें जो उन्हें नहीं मिली। वो चाहता है कि उनका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसी दूसरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बेहतर बने, क्योंकि वो खुद तो सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। ये उनके लिए एक एस्केप रूट है। जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं तब मां अपने लेटर्स पिक करती है, जिसमें एक लेटर में उनके बैक टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट होती है। वहीं रेडियो रिपोर्टर इन दंगों में हुई और तबाही की खबर देता है। मां पहले से मौजूद लेटर्स में इस लेटर को भी रख देती है। स्कूल में हम देखते हैं कि बडी एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की को देख रहा है।
और वो भी कुछ देर के लिए बडी को देखती है। बडी उसे पसंद करता है। उसका नाम कैथरीन है। उनकी टीचर मिस लुइस उनकी मार्किंग के अकॉर्डिंग उनकी सीट्स को चेंज करती है, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स लेके कैथरीन और रॉनी बॉयड सबसे आगे बैठते हैं और बडी को थर्ड पोजीशन पे सेकंड सीट मिलती है। घर आके बैकयार्ड में पॉप बडी से कैथरीन के बारे में पूछता है। यहां वो बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, पर शायद वो लड़की रॉनी को पसंद करती है। फिर बडी कैथरीन की खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है उसे देखने के लिए। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और बडी वहां से चला जाता है। वो कुछ लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और सोल्जर्स लोगों की तलाशी ले रहे होते हैं। उसी रात 3 बजे बडी जागा हुआ होता है और वो विल को जगाकर पूछता है कि उन्हें कौन सा रोड चुनना चाहिए, पर विल उसकी बात ना सुनकर सो जाता है। फिर बडी अपनी ड्राइंग को पूरा करता है और उस पर गुड रोड और बैड रोड लिख देता है। अर्ली मॉर्निंग बडी अपने फ्रंट डोर के पास आता है और देखता है कि बिली क्लिंटन अपने बेटे बिली क्लिंटन जूनियर को हाथ पकड़कर खींचता हुआ ला रहा है। उसे किसी ने कुछ कहा है और यह बिली को बर्दाश्त नहीं है। वो मिस्टर स्टुअर्ट के घर के बाहर खड़ा होके उसे आवाज देता है और कुछ देर आमने सामने खड़ा होने के बाद उसके फेस पे पंच करता है और वहां से निकल जाता है। वो बडी को देख के कुछ बड़बड़ाता हुआ जाता है और मां बडी को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है। चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। एक सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए फिर से मां को एक टैक्स एनवलप मिलता है। वो लेटर देख के प्लीज नजर आती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इसमें कोई और रिसिप्ट नहीं है तो उसका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो कुछ लिखने लगती है। बडी बैरिकेड से होता हुआ मेन स्ट्रीट में आता है, जहां बिली क्लिंटन उससे उसके फादर के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बडी बस चलता है और उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। इधर बडी और मोइरा ग्रोव पार्क में चल रहे होते हैं, जहां वो उससे पूछती है कि क्या वो एक गैंग में शामिल होना चाहेगा, पर बडी साफ साफ मना कर देता है कि उसकी मां ये अलाउड नहीं करेंगी। फिर वो वीकेंड में उसे अपने घर आने को कहती है क्योंकि उसके फादर वीकेंड में घर पर नहीं आने वाले। घर पर बडी पॉप के साथ अपना मैथ्स होमवर्क कर रहा है। वो कैथरीन को इम्प्रेस करना चाहता है। पॉप उसे एक ट्रिक बताता है, कुछ कुछ नंबर को एक जैसा लिखो ताकि तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। उसी रात विल और बडी टीवी पर फिल्म देख रहे होते हैं और उनकी मां फोन पे पा से बात कर रही होती है। दोनों में झगड़ा हो रहा है। पा हर वीकेंड घर पर नहीं आ सकता और मां को बच्चों के फ्यूचर की चिंता सता रही है, इसलिए वो गुस्से में उसका फोन काट देती है। अगली सुबह फिर से एक अलग दिखने वाला टैक्स लेटर आता है और मां उदास हो जाती है। बडी पूछता है वो हर बार लेटर आने पर उदास क्यों हो जाती है और सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बडी खुशी खुशी स्कूल जा रहा है क्योंकि फाइनली उनके मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और मार्क्स के हिसाब से सीटिंग पोजीशंस चेंज हो चुकी हैं। बडी को सेकंड पोजीशन मिलती है, इसलिए वो फ्रंट डेस्क पे आ जाता है इस उम्मीद में कि कैथरीन उसके बगल में बैठी होगी, लेकिन उसके बगल में होता है रॉनी बॉयड और वो कैथरीन को अपने पीछे बैठी देख के बहुत ही उदास होता है। घर पर वो ग्रैनी और पॉप को बताता है कि अब उसके पास अगला चांस है एक प्रोजेक्ट जो उन्हें साथ में करना है और ये प्रोजेक्ट है मून लैंडिंग पर। दोनों उसे अलग अलग तरीके बताने लगते हैं जिससे वो कैथरीन के साइड में बैठ सके, पर उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता और वो ग्रैनी और पॉप को साथ में डांस करते हुए देख के मुस्कुराने लगता है। अगले दिन बडी ग्रोव पार्क से कुछ फूल तोड़ता है और स्कूल में कैथरीन को वो फूल देता है। वो खुश होती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहेगा। वो खुशी खुशी मान जाता है। स्कूल के बाद मोइरा गेट पे उसका वेट करती है और उसे मिस्टर सिंह की शॉप से चॉकलेट चुराने का प्लान समझाती है। बडी थोड़ा डरा हुआ नजर आता है। वो एक और लड़की को साथ लेके मिस्टर सिंह की शॉप में जाते हैं, लेकिन प्लान उल्टा पड़ता है और वो तीसरी लड़की पकड़ी जाती है। बडी और मोइरा वहां से फौरन भाग जाते हैं। जब वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं तो कैरन बडी को बताती है कि उसके फादर घर आए हैं। बडी हैरान है क्योंकि वो वीकेंड पे आने वाले थे और आज तो वेंसडे है।
वो फौरन वहां से निकलता है और मोइरा उसे भी कहती है कि इस बारे में अपना मुंह मत खोलना। वो जल्दी से घर पहुंचता है और अपने माँ बाप को किसी बात पे बहस करते हुए सुनता है। वो धीरे से अंदर जाता है और सुनता है कि वो उन्हीं टैक्स वाले एनवलप्स को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि माँ के अथॉरिटीज को लिखे हुए एक लेटर की वजह से पा के अकाउंट्स की दोबारा जांच हुई है और अब उसे और ज्यादा टैक्स भरना होगा, जो मौजूदा कमाई के हिसाब से 5 साल में भी चुकता नहीं होगा। यह सुन के उसकी माँ बहुत नाराज होती है और क्रॉकरी फेंकने लगती है। पा इंग्लैंड काम के लिए वापस जा रहा है और जाते जाते उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लंग्स में कुछ दिक्कत है और ग्रैनी काफी चिंता में है। पा बडी को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां बडी उससे पूछ लेता है कि क्या उन्हें बेलफास्ट छोड़ना होगा, और एक लंबी खामोशी छा जाती है। फिर वो दोनों स्कूल गेट तक पहुंचते हैं। बडी के अंदर जाते ही बिली क्लिंटन पा को रोक लेता है और उससे कहता है कि अब असली प्रोटेस्टेंट बनने का वक्त आ गया है। बडी छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। पा बिली से कुछ देर आर्ग्यू करके वहां से चला जाता है। बडी बाहर आता है और स्कूल के अंदर वापस चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो एक पुलिस वाला घर में उसका इंतजार कर रहा होता है, मिस्टर सिंह के यहां हुई चोरी के सिलसिले में। बडी उसके सामने बैठ के बहुत घबराया हुआ सा रहता है, पर जवाब नहीं देता। सीन कट होता है और उसकी मां कॉप को सी ऑफ करती है और अंदर आते ही उसे मारने दौड़ती है। बडी भाग जाता है, जिससे यह समझ में आ जाता है कि बडी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अगले सीन में वो हाई नून फिल्म देख रहा होता है और मां फोन पे पा से बात करते करते बताती है कि आज घर पे पुलिस आई थी और लड़कों का फादर यहां नहीं था। फिर पा कुछ कहता है, लेकिन वो उसकी बात बिना सुने ही गुस्से में उसका फोन फिर से काट देती है। पा वापस बेलफास्ट आ जाता है। घर में टीवी चल रहा है जिसे कोई नहीं देख रहा। टीवी रिपोर्टर दंगे की खबर सुना रहा है। माँ और पा डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। माँ पा से कहती है कि तुम्हें बच्चों से बात करनी होगी। पा विल से बात करता है। विल पा को बताता है कि कैसे उनसे लगभग 10 लोगों ने कुछ डिलीवरी का काम करवाने को कहा, जिसमें वो और उसका कजन मुश्किल से अंकल टोनी के पास पहुंचकर बच पाए। वो पहले भी ये काम कर चुका था। पा उसे समझाता है कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि ये लोग कितना गलत काम करते हैं, आगे से ध्यान रखना। विल उसकी बात से सहमत होता है और बडी उन्हें किचन की खिड़की से देख रहा होता है और ये बात उन्हें पता नहीं होती। माँ रूम में सोफा पर बैठी होती है और उसके हाथ में ऑस्ट्रेलिया वाला ब्रोशर होता है। रेडियो से पता चलता है कि बढ़ते वायलेंस के चलते यूके में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ऊपर पहुंच गया है। जब पा दोनों बेटों को ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया दिखा के पूछता है कि क्या कुछ वक्त के लिए तुम वहां सेटल होना चाहोगे, तो विल हैरान हो जाता है। तभी माँ टेबल में ब्रोशर फेंक के कहती है कि ये 10,500 मील दूर है और ये सब इतना आसान नहीं है। विल स्कूल के लिए निकल जाता है और बडी धीरे से अपना मून लैंडिंग प्रोजेक्ट का सामान बैग में रख के माँ और पा के ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर हो रहे आर्गुमेंट्स को सुनता रहता है। फ्राइडे दोपहर स्कूल के बाद पूरी फैमिली और मोइरा ग्रोव पार्क में मस्ती करते हैं, खेलते हैं और अच्छा वक्त साथ में बिताते हैं। यहाँ मैकी और आंट वायलेट भी मौजूद हैं। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तब माँ और आंट वायलेट आपस में बातें करती हैं। आंट वायलेट और माँ दोनों ही दुखी हैं कि उन्हें बेलफास्ट से जाना पड़ सकता है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। पूरी फैमिली अंकल मैकी के घर पे फेस्टिविटीज के साथ साथ पा को इस तरह से विदा करते हैं जैसे कि वो किसी जंग पर जा रहा हो। वो सबको बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर पॉप और ग्रैनी थोड़े अपसेट से नजर आते हैं कि हर कोई घर छोड़ रहा है और हर किसी को कभी न कभी अलग होना ही पड़ता है। वो अपनी जवानी के दिन याद करके थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। पॉप की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। सूरज ढल रहा है। बडी, माँ और पा बस स्टॉप पर हैं। बस निकलने से पहले माँ और पा साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। बडी बाहर उनका इंतजार करता है। पा कहता है कि उसके बॉसेस
उसे इंग्लैंड में एक परमानेंट जॉब ऑफर कर रहे हैं जिसमें उसे एक रेंट फ्री घर भी मिलेगा, 2 बच्चों का अलग कमरा होगा और छोटा गार्डन भी होगा और साथ साथ कमाई भी बढ़ जाएगी। ये एक सुनहरा मौका है जो यहाँ बेलफास्ट में कभी नहीं मिलेगा और वो चाहता है कि उसका परिवार उसके साथ रहे। माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है और आंसू भरी आंखों के साथ कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इस जगह को, यहाँ के एक एक चप्पे को, हर घर में रहने वाले हर अच्छे बुरे इंसान को, क्योंकि हमें ये जगह, ये सब अच्छा लगता है। और तुम गार्डन की बात करते हो, यहाँ बच्चे जहाँ चाहे वहाँ खेल सकते हैं क्योंकि सब उन्हें जानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यही हमारा घर है और अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो वहाँ कोई हमारी बात, हमारे बात करने के तरीके को नहीं समझेगा, सब हमारा मजाक बनाएंगे। पा कहता है कि चीजें बदलती हैं और हमारे पास क्रिसमस तक का वक्त है, सोच लो क्या करना है। फिर वो रोते रोते बस से बाहर आती है और पा से कहती है मुझे वहां पहुंचते ही फोन करना। पॉप व्हाइट एबी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ गई है। माँ, ग्रैनी और बडी भी वहां मौजूद हैं और बडी के क्रिसमस प्रेजेंट की डिस्कशन चल रही है। पर वो जानता है कि अभी पैसों की किल्लत चल रही है, लेकिन ग्रैनी उसे क्रिसमस कैरल शो दिखाने ले जाने वाली है। माँ और ग्रैनी कुछ देर के लिए वहां से जाते हैं और पॉप बडी को अपने वक्त में रेंटमैन के साथ होने वाले सुलूक की कहानी सुनाता है। बडी उसे पा के इंग्लैंड वाले ऑफर के बारे में बताता है और अपनी माँ की चिंता के बारे में भी। पर पॉप इससे ज्यादा परेशान नहीं है और वो बडी से पूछता है अपने माँ बाप की छोड़ो, तुम क्या चाहते हो? और बडी कहता है कि मैं चाहता हूं पॉप और ग्रैनी भी हमारे साथ चलें। फिर वो पॉप को गले लगा लेता है। ग्रैनी और बडी ग्रोव थिएटर में पहुंचते हैं जहां चार्ल्स डिकेंस का प्ले क्रिसमस कैरल परफॉर्म किया जा रहा है। वो इसे बहुत एंजॉय करते हैं। वापस आते वक्त बस में ग्रैनी बडी से उसके पा के बारे में पूछती है और वो बताता है कि उनके पास क्रिसमस तक का वक्त है सोचने के लिए और वो वीकेंड पर वापस आ रहे हैं। वो हमें सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। ग्रैनी उसे देख के बहुत खुश होती है और फिल्म से जुड़ा अपने बचपन का एक किस्सा भी उससे शेयर करती है। सीन डायरेक्ट सिनेमा थिएटर में शिफ्ट होता है और पूरी फैमिली फ्लाइंग कार मूवी चिटी चिटी बैंग बैंग को एंजॉय करती है। भारी बारिश में बेलफास्ट में क्रिसमस डे आ चुका है। विल और बडी दोनों को गिफ्ट मिलते हैं। बडी बहुत खुश है क्योंकि उसे एक मैच बॉक्स जेम्स बॉन्ड कार, एक पैकेज टेबल फुटबॉल फिगर्स वाली स्पर्स फुटबॉल टीम, चॉकलेट्स और 1965 की फेमस सीरीज इंटरनेशनल रेस्क्यू द थंडरबर्ड्स के कैरेक्टर स्कॉट की ड्रेस और एक रे गन भी मिलती है। फिर माँ और पा उसे अपने साथ बैठने को कहते हैं और उससे इंग्लैंड वाले प्लान के बारे में पूछते हैं। बडी रोना चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे अपने पॉप और ग्रैनी चाहिए। उसे गार्डन की कोई परवाह नहीं है, वो वहां कैथरीन से भी नहीं मिल पाएगा, वो बेलफास्ट छोड़ना नहीं चाहता। माँ उसे शांत करवाती है कि वो सिर्फ उसकी राय जानना चाहते थे, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। बच्चे सो जाते हैं। पा उनके लिए चिंता जाहिर करता है। माँ कहती है ईस्टर तक इंतजार करते हैं, देखते हैं तब तक हालात कैसे होते हैं। पा कहता है उन्हीं के बच्चों की एज जितने बच्चे गलियों में मर रहे हैं। तुम ना तो 24 घंटे उनके साथ रह सकती हो और ना ही उनसे उनका बचपन छीन सकती हो। खैर जो भी है, पर तुमने उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी ही मेहनत है। फिर पा वहां से निकलता है। बड़ी खिड़की पे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। पा उसे बाय करता है और वहां से चला जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। हम टीवी रिपेयर शॉप में टीवी रिपोर्टर को कहते हुए सुनते हैं कि दंगों से पहले इस रोमन कैथोलिक स्ट्रीट में 40 घर हुआ करते थे और अब हालात काफी खराब हैं। अब गवर्नमेंट इस स्ट्रीट को फिर से रीबिल्ड करने की बात कह रही है। स्टीवर्ट सुपरमार्केट की मैनेजर न्यूज में दंगे के बाद के हालात देखती है। टीवी रिपोर्टर से पता चलता है कि दंगे फिर भड़कने वाले हैं और सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों की तरफ लौट जाएं। कस्टमर्स वहीं अपना सामान छोड़कर घर लौट जाते हैं।
इधर बडी एक शॉप के बाहर बैठ के कॉमिक पढ़ रहा होता है। कुछ देर के बाद पा वहां से बाहर आता है और दोनों साथ में चलते हैं। वो बडी को ग्रैनी के घर जाने को कहता है क्योंकि वो अपने फादर को देखने हॉस्पिटल जा रहा है। जब बडी ग्रैनी के घर की तरफ जा रहा होता है तो उसे वहीं मोयरा मिल जाती है और उसे हाथ पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है जहां प्रोटेस्टेंट्स की भीड़ जमा है। मोयरा उसे कहती है कि ये एक वॉर है और अब तुम हम में से एक हो। बडी वहां से घर जाने की कोशिश करता है पर मोयरा उसे नहीं जाने देती। वो दंगाइयों की भीड़ स्टीवर्ट सुपरमार्केट का ग्लास तोड़ के वहां पर अटैक कर देती है और सभी वहां से सामान उठाने लगते हैं। मोयरा बडी को कहती है कि तुम कुछ भी उठा लो। वो घबराता हुआ ओमो नाम का एक वॉशिंग पाउडर का बॉक्स उठा लेता है। वो इसे लेके घर जाता है जिसे देख के उसकी माँ बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने उसे सीधे सीधे कह दिया कि हम सुपरमार्केट लूट रहे हैं। वो उसे पकड़ के वॉशिंग पाउडर वापस रखने को कहती है और ये भी समझाती है कि आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इस बार वो मोयरा को भी बहुत ज्यादा सुनाती है पर बिली क्लैंटन उससे सामान वापस रखने से मना कर देता है और उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी वहां आर्मी पहुंच जाती है और स्ट्रीट खाली करने को कहती है। दंगाई कम हो जाते हैं। कुछ ही देर में पा और विल बिली, बडी, माँ और मोयरा के आमने सामने होते हैं। बिली पा को वहां से ना हिलने की धमकी देता है क्योंकि उसके पास एक गन है। वो जैसे ही गन निकालता है विल पा को एक पत्थर पास करता है और पा बिली के गन पे सीधा हमला कर देता है और उसका निशाना चूक जाता है। पत्थर लगने की वजह से वो गिर जाता है और माँ फौरन बडी को लेके एक कोने में चली जाती है। पा और विल भी सोल्जर्स के जरिए उनके पास पहुंचते हैं। मोयरा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। स्ट्रीट में ट्रूप्स और टैंक्स एंटर करते हैं। सोल्जर्स बिली को घेर लेते हैं जो पा से कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों लोग आर्मर कार से अपने घर पहुंचते हैं। तीनों मेल सोफा पर बैठते हैं। पा मां से कहता है कि वो कमेटी से बात करके सब फिक्स करवा देगा, लेकिन मां धीरे से बोलती है कि मैंने सुपरमार्केट में अपना चेहरा देखा था और अब घर आकर भी देखा। मैं उन सड़कों पर इन बच्चों को लेकर भाग रही थी। मैंने खुद से पूछा मैं ये क्या कर रही हूं। मैं हर रोज सुबह सिक फील करती हूं और अब मुझे ये एहसास हो चुका है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। कल जब अंकल मैकी और आंट वायलेट यहाँ आएंगे तो हम अपनी पैकिंग करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। हम ऐसे हालात में बच्चों को बड़ा होने नहीं दे सकते। व्हाइट एबी हॉस्पिटल में पॉप पा और बडी को कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहां से जाने में कोई बुराई नहीं है। लंदन जाना एक छोटा सा कदम है। तुम जब आओगे तो भी बेलफास्ट यहीं रहेगा। बडी पूछता है और आप? फिर पॉप कहता है कि तुम इतनी दूर नहीं जा रहे कि मुझसे मिल ही ना पाओ। फिर पॉप पा और बडी दोनों का हाथ पकड़ लेता है। इधर स्कूल में मून लैंडिंग प्रोजेक्ट का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें फर्स्ट आई है बडी और कैथरीन की जोड़ी। पा बडी को पिक करने आया है और वो भी कैथरीन से मिलता है। घर पे अंकल मैकी और आंट वायलेट आए हुए हैं। अंकल मैकी बडी से बात करते करते ब्रेकफास्ट बना रहा है कि तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक आती है। बडी दरवाजा खोलता है। सामने एक पुलिस वाला होता है और उसकी मां सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। अगले सीन में हम बडी को स्ट्रीट में तेजी से भागते हुए देखते हैं। वो स्पोर्ट्समैन बार के बाहर जाता है और एक आदमी से अपने पा को बाहर भेजने के लिए कहता है। वो आदमी उसके पा को बडी के बारे में बताता है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और अगले सीन में हम दोनों को ग्रैनी के घर में देखते हैं। पॉप की डेथ हो चुकी है। उसकी बॉडी वहीं उनके सामने कॉफिन में है। ग्रैनी पॉप से मिलने आए लोगों को रिसीव करके काफी थक चुकी है। मां ग्रैनी को अपस्टेयर्स ले जाती है। बडी अपने पास से कहता है कि आज पॉप को देखने काफी सारे लोग आए थे। वो मुझे मैथ्स में मदद किया करते थे। पा कहता है कि वो काफी डीप थिंकर थे और पॉपुलर भी थे। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने काफी लोगों से उधार भी लिया हुआ था। पॉप के अंतिम संस्कार में
उसकी फैमिली के साथ साथ एक बड़ा क्राउड होता है और वही सेम प्रोटेस्टेंट चर्च वाला मिनिस्टर होता है। वो कहता है, सो डू नाउ से इन ग्रीफ दैट यू आर सॉरी ही इज गॉन, रादर से इन थैंकफुलनेस यू आर ग्रेटफुल ही वॉज हेयर। ग्रैनी पा को गले लगाती है और बडी उन्हें ज्वाइन करता है और सब सिमेट्री से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटी क्लब इवनिंग जो कि एक फेयरवेल पार्टी होती है उनके इंग्लैंड जाने से पहले। पा माइक लेके वहां गाता है, डांस फ्लोर क्लियर हो जाता है और वहां सिर्फ मां रह जाती है। पा उसके साथ आके नाचने लगता है और फिर पूरा क्राउड उन्हें ज्वाइन करता है। हम ग्रैनी के खाली बैकयार्ड में खामोशी पसरे देखते हैं जहां सिर्फ पॉप का सैडल पड़ा हुआ है। मां, पा, बडी और विल अपना सामान लेके साथ में चलते हैं। अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। फैमिली ग्रैनी के स्ट्रीट के एंड में बस का इंतजार कर रही होती है। मां घड़ी देखती है और पा को कुछ फूल देती है। पा बडी को अपने साथ चलने को कहता है। वो कैथरीन के घर जाते हैं। पा रोड के दूसरी तरफ वेट करता है। कैथरीन की मां दरवाजा खोलती है और कैथरीन को बुलाती है। बडी उसे फूल देता है और एक पीस ऑफ पेपर जिसमें उसका एड्रेस लिखा होता है। वो उसे एक पेपर और किताब देती है, मैथ्स मेड इजी। दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। फिर बडी कहता है, मैं वापस आऊंगा, और कैथरीन कहती है, जरूर वापस आना। और दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। कैथरीन उसे जाते हुए देखती है। वो पा के पास जाकर मासूमियत से पूछता है, क्या मेरा इस लड़की के साथ कोई फ्यूचर है, क्योंकि वो एक कैथलिक है। पा नीचे झुकता है और उसे समझाता है कि अगर ये लड़की काइंड और फेयर है और तुम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो तो वो या उसके घर वाले कभी भी हमारे घर आ सकते हैं, फिर चाहे वो एक हिंदू हो, सदर्न बैप्टिस्ट हो या वेजिटेरियन एंटी क्राइस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैनी बस से दूर हो जाती है। फिर वो मुड़ती है और बस को धीरे धीरे मूव होते हुए देखती है। मां, पा, बडी और विल बस में बैठे हुए हैं। फिर ग्रैनी का क्लोजअप आता है। वो कहती है, जाओ, अब जाओ और वापस मुड़ के मत देखना। आई लव यू सन। फिर बस निकल जाती है। ग्रैनी धीरे से दरवाजा बंद करती है, अपना सर ग्लास से लगाती है और चुपचाप रोने लगती है। देन स्क्रीन फेड्स टू ब्लैक और हमें ये लिखा दिखाई देता है, फॉर द वंस हु स्टेड, फॉर द वंस हु लेफ्ट एंड फॉर ऑल द वंस हु वर लॉस्ट। उनके लिए जो यहां ठहर गए, उनके लिए जो यहां से चले गए, और उन सभी के लिए भी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।